नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पीयूष जोशी और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के अध्याय 1 की, यानी कि अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.1 की, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण क्लासेस नहीं लग पा रही है, तो इसके लिए हमने आज से नई पहल शुरू करी है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस का हम कक्षा गणित का पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम सभी को आपके सपोर्ट की और लाइक एंड शेयर की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, अध्याय 1 का जो नाम है वो है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ सूत्र हैं, उन सूत्रों को आप लोगों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इन 9 सूत्र के द्वारा आप पूरे जो चैप्टर है हमारा, इसको आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये जो चैप्टर है ये एक ऐसा चैप्टर है, अगर ये शुरुआत में समझ में आ जाए तो बड़ा ही आसान लगता है, नहीं समझ में आया तो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। तो आइए इनको अच्छे से हम समझते हैं और शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 का जो नाम है वो है संबंध और फलन। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि संबंध होता क्या है। संबंध का मतलब होता है इंग्लिश में रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशन। तो आप सभी जानते ही हैं कि रिलेशन क्या होता है, एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं हम। जैसे कि मोहन सोहन का पिता है, ठीक है। तो मोहन सोहन का पिता है। याद रखना है कि ये चैप्टर में रिलेशन यानी संबंध के बारे में बात कर रहे हैं। संबंध किन्हीं भी दो अवयवों के बीच में होता है। अवयव कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मोहन पहला अवयव है और सोहन दूसरा अवयव है, और इनके बीच का जो संबंध है वो क्या है, पिता का, यानी कि बाप बेटे का संबंध है। यहाँ पर पहला अवयव, दूसरा अवयव और पिता जो है वो संबंध है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ए बी कोमा पी क्यू पर लंब है। चलिए, तो यहाँ पर ए बी जो है ये पहला अवयव है, पी क्यू जो है ये दूसरा अवयव है, और लंब इन दोनों के बीच का संबंध है। तो ये बहुत ही आसान है, संबंध के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। चलिए, तो इसके बाद हम जो इसका बेसिक है, जो इसके सूत्र हैं उनको शुरू करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण सूत्र है, परिभाषा है, उनमें है, देखिए, दो समुच्चय ए तथा बी है और ए बिलोंग ए कोमा बी बिलोंग बी। तो ए तथा बी का कार्तिक गुणनफल a इंटू बी इजिकल टू सरल समीकरण। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो खाली ऐसा कैसा पढ़ दिया है, इसको हम जब हम सवाल करना स्टार्ट करेंगे तो आपको पहला और दूसरा सूत्र सवाल के बीच में ही समझ में आएगा, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हमको आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तीसरा वाला जो है प्रतिलोम संबंध। यहाँ पर है आर ए से बी में एक संबंध है, जहाँ आर इक्वेशन, तो संबंध आर प्रतिलोम संबंध वह समुच्चय है जो आर के प्रत्येक क्रमिक युग्म के अवयवों को परस्पर बदल देने से प्राप्त होता है। इसे आर इनवर्स से निरूपित किया जाता है। चलिए, तो इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि आप सभी इसके नाम से समझ सकते हैं, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि विपरीत। जहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आर था, ये आर है, ये आर का लास्ट में आर इनवर्स हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। तो इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, यदि आर का वर्ग है, यदि आर का वर्ग है प्रकट करता है तो आर इनवर्स के वर्गमूल से तात्पर्य है। चलिए, ये एक एग्जाम्पल है, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दे रखा है आर इनवर्स का वर्ग है, तो आर इजिकल टू, ये क्वेश्चन के अंदर ही है, आर इजिकल टू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इस तरह से आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होएगा, यानी कि आर जो है इसका प्रतिलोम संबंध ज्ञात करना है। प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, तो आर को जब उल्टा करते हैं, उल्टा करेंगे तो ये आर 1 के बटे में चल जाएगा, और आर को जब ऊपर की साइड लाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, आर इनवर्स। एक बार इसको भी देख लेते हैं कैसे क्या हो रहा है ये।
आर है, आर को उल्टा करना है, तो उल्टा किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि इसको बटे में ले जाया जाता है। तो ये आर बटे में चला गया, तो इसकी घात क्या हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब एक घात है, यहाँ पर भी एक घात आ जाएगी। जब इस आर को ऊपर की साइड लाया जाएगा तो ये काई में कन्वर्ट हो जाएगा आर इनवर्स में। चलिए, तो यहाँ पर यही हुआ, इसको बटे में ले गए और ये प्रोसीजर हुआ तो आर इनवर्स हो गया है। चलिए, अब यहाँ पर आर का इनवर्स हुआ है तो बाकी सब में भी चेंज होगा, प्रतिलोम होगा। तो इन दोनों का प्रतिलोम तो 1 और 1 ही आना है। यहाँ पर 4 को आगे ले आएंगे और 2 को पीछे लेते जाएंगे, तो ये इसका प्रतिलोम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। देखिए, अब यहाँ पर होगा वही प्रोसीजर, 9 आ जाएगा आगे और 3 पीछे चला जाएगा, यहाँ पर 16 आगे और 4 पीछे की साइड, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये प्रतिलोम संबंध है, बहुत ही आसान है। चलिए, तो प्रतिलोम संबंध के बाद अब नेक्स्ट जो है वो है सममित संबंध। चलिए देखते हैं इसको। जो संबंध x और y में है, यदि वही संबंध y और x में हो तो वह सममित संबंध कहलाता है। तो बहुत ही, सममित का अर्थ होता है समान, यानी कि पहला और दूसरा अवयव दोनों समान हो तो उसे सममित संबंध कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है समानता का संबंध अर्थात सममित संबंध है। यहाँ पर वही बात जो मैंने भी बोली, x y के बराबर है, यानी कि x = y, बहुत ईजी है। सेकेंड वाला देखते हैं, समतल में स्थित रेखाओं में संबंध लंब सममित है, क्योंकि रेखा x y पर लंब है तो y x पर लंब होगा। चलिए देखते हैं समतल के बारे में। यहाँ पर समतल चतुर्भुज की बात करते हैं। अगर ये बराबर ये यहाँ पर है तो यहाँ पर दोनों सामने सामने, समतल चतुर्भुज की बात हो रही है, यानी कि सामने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो ये दोनों आपस में लंब हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं x लेस देन y = y। अगर ये यहाँ पर ऐसा रहता है, यहाँ पर एक जगह बता रखा कि x बड़ा है और यहाँ पर एक जगह बता रखा कि y बड़ा है, तो ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह लग जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसा ही रहता है कि y > x, तो यहाँ पर ये सही हो जाता, ये सममित संबंध बन जाता। लेकिन यहाँ पर x को बड़ा बता रखा है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर y को बड़ा बता रखा और यहाँ पर x को बड़ा बता रखा। ये बराबर तब होता जब दोनों ही जगह पर y को बड़ा बता रखा हुआ होता। तो ये है हमारा सममित संबंध। यहाँ पर x और y दोनों का मान समान होना चाहिए। चलिए, सममित संबंध के बाद अब अगली बारी है स्वतुल्य संबंध की। तो स्वतुल्य संबंध को जानते हैं। समुच्चय A पर संबंध R इस प्रकार हो कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R द्वारा संबंधित हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा बोल रखा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एग्जाम्पल में पहला देखिए आप, संबंध रेखा x y के समांतर है, स्वतुल्य है, क्योंकि x स्वयं के भी समांतर होगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो सेकेंड वाला समझते हैं। संबंध x = y स्वतुल्य है, क्योंकि x = x खुद के भी समांतर होगा। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। इससे आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। समतल में स्थित त्रिभुज में संबंध सर्वांगसम हो स्वतुल्य है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समांतर सर्वांगसम होगा। यदि हम चतुर्भुज बना रहे हैं तो कोई ना, जिसमें अगर त्रिभुज बन रहे हैं तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो उनमें से कोई ना कोई तो एक दूसरे के समांतर होगा। तो ये वही स्थिति बताए रखी है, इसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। चलिए, स्वतुल्य संबंध के बाद नेक्स्ट है संक्रामक संबंध। यदि जो संबंध x और y में है और वही y और z में है तो वहाँ z और x में भी हो जाएगा, यह संक्रामक संबंध कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला है, यदि a <b और b <c तो c <a हो, वहाँ संक्रामक संबंध हो जाए, यानी तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर x = y, y = z और z = x, तो वहाँ पर संक्रामक संबंध हो जाएगा। इसे एक और स्थिति समझ सकते हैं, x = y = z, यहाँ पर तीनों ही एक दूसरे के समांतर होगा, वहाँ पर संक्रामक संबंध कहलाएगा। बहुत ईजी है, समझने की ही देरी है। चलिए अगला देखते हैं वह संबंध जो सममित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, तो वहाँ पर तुल्यता संबंध कहलाता है। यहाँ पर देखिए एक बात समझने की है, ये तीनों ही जो अपन ने ऊपर समझे हैं
सममित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रामक संबंध। अगर ये तीनों ही एक क्वेश्चन में आ जाए, आपके क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे कि निम्नलिखित को समझाइए कौन सा संबंध इनमें हो रहा है, तो वहां पर अगर तीनों ही संबंध उसको परिभाषित करते हैं तो वहां पर तुल्यता संबंध हो जाएगा। देखिए एक बार और, वह संबंध जो सममित हो, स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, तो वहां पर कौन सा तुल्यता संबंध हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए 8वां देखते हैं, यदि कोई परिचित्रण अंतरक्षेपी भी हो और एकेकी भी हो तो उसे एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, A इज इक्वल टू ए बी सी एंड B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। चलिए तो इसे देखते हैं परिचित्रण के द्वारा। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं एफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी एफ ए, यहाँ पर एक ले लेते हैं, यहाँ से ए लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर एफ बी लिखते हैं तो एफ बी की जगह 2 आ जाएगा, और एफ सी का लिखेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर डी नहीं है, यहाँ पर आगे की साइड कुछ नहीं है तो 4 बच जाएगा। यही अंतरक्षेपी परिचित्रण है। तो इसे एक और देखते हैं आगे की साइड चित्र के द्वारा। ये अगर ए माना और यहाँ पर हमने बी माना, तो यहाँ पर ए के अंदर क्या क्या है, ए के अंदर है ए बी एंड सी। बी के अंदर देखते हैं तो बी के अंदर है 1 2 3 और 4। ये एक दूसरे से कहाँ तक संबंधित हो सकते हैं देखते हैं। तो ए 1 के बराबर हो गया, बी 2 के और सी 3 के, बचा क्या 4 बचा, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो बचा क्या 4 बचा। यहाँ पर 4 बचा तो वो क्या कहलाएगा, वो हो जाएगा एकीकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। एकीकी मतलब एक ही बच रहा है, एक ही बच रहा है मतलब ये हो गया अंतरक्षेपी। तो हमने इसे परिचित्रण के द्वारा समझाया यानी ग्राफिक के द्वारा समझाया, तो ये हो गया एकीकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण। चलिए अंतिम यानी कि 9वां वाला पॉइंट जो है उसे भी हम देख लेते हैं। यदि कोई परिचित्रण आच्छादक भी हो और एकेकी भी हो तो उसे एकेकी आच्छादक परिचित्रण कहते हैं। एकेकी हमने समझा, आच्छादक को समझना पड़ेगा, तो वो एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण कहलाता है। तो ये हो गया हमारा 9 ही महत्वपूर्ण सूत्र है परिभाषा। अगर ये 9 के 9 आपको सूत्र अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो पूरा ही एक अध्याय आपको बड़ी आसानी होगी करने में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। यदि बंदूक चलाने के लिए हमें आर्मी में बंदूक चलाने के लिए कंधा मजबूत नहीं होगा तब तक हम सही से बंदूक नहीं चला पाएंगे। तो ये हमारा कंधा है, कंधा मजबूत होगा तो बंदूक आसानी से चल जाएगी। तो सूत्र और परिभाषाएं बहुत ही अच्छे से ध्यान रखकर आपको सोल्व करना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।